नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र यादव सिरयाणी में। दोस्तों, शिक्षक भर्ती ग्रेड थर्ड लेवल सेकंड 6 से 8 सामाजिक अध्ययन की ये जो अपनी वन लाइनर पुस्तक है, इसका सॉल्यूशन हम ज्योग्राफी का करवा रहे हैं यहाँ पर। और इससे पहले अपनी जो ऑब्जेक्टिव टाइप बुक आई थी उसका सॉल्यूशन हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का अपने चैनल के ऊपर करवाया जा चुका है। और दोस्तों, लास्ट टाइम के लिए आपकी तैयारी को एक अच्छी धार देने के लिए, अच्छे पूरे एसएसटी के एक बड़े लंबे चौड़े सिलेबस को कम टाइम के अंदर रिवाइज करने के उद्देश्य से ही ये फास्ट तरीके से रिवाइज के उद्देश्य से ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाले हैं लास्ट टाइम के लिए। चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी में आज का हमारा टॉपिक है पवने। पहला प्रश्न देखते हैं। क्षैतिज रूप से गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं, यानी कि जो पृथ्वी के समानांतर जो पवनें चलती हैं उनको हम कहेंगे, उनको वो जो हवा गतिशील होती है उसको पवन कहते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर दिशा में चलते हैं, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊपर से नीचे, उसको हम कहेंगे वायुधारा। वायु का व्यवृत भाग जिसमें तापमान व आर्द्रता संबंधी क्षेत्र भिन्नता बहुत कम होती है, उसे वायु राशि कहते हैं। अगला जो प्रश्न है ये बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात करेंगे और उसके बाद में जो भी समझाने की चीज़ें होंगी कॉन्सेप्ट वाली वो हम समझाएंगे। हमें ध्रुवीय वायु राशियाँ ठंडी होती हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय वायु राशियाँ गर्म होती हैं। बिल्कुल सही बात है, ये तापमान पर आधारित फैक्ट है, क्योंकि यहाँ पर उष्ण कटिबंध के अंदर तापमान चूँकि पूरे वर्ष पर बिल्कुल ज़्यादा पड़ता है, सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ की वायु राशियाँ गर्म होंगी और ध्रुवीय प्रदेशों की ठंडी होती हैं। पवनों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ठीक है, एक तो दाब का अंतर होता है, वायु दाब में अगर अंतर पाया जाएगा तो भी पवनें प्रभावित होती हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, कोरोलिस बल, ये भी पवनों को प्रभावित करता है, क्योंकि इसी आधार पर फेरल ने नियम दिया था कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर यदि हम जिस साइड से पवन आ रहे हैं उस साइड अपनी पीठ करके खड़े होते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं ओर मुड़ जाएंगी और अपने इसमें दक्षिण गोलार्ध के अंदर बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसके बारे में भी हम स्थायी पवनें आएंगी, उसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। अभिकेंद्रित त्वरण, धरातलीय असमानताएं, घर्षण बल, ये सभी चीज़ें पवनों को प्रभावित करती हैं। कौन सा बल पवनों को नीचे की ओर प्रभावित करता है? तो दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी का ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये हर वस्तु को अपनी साइड खींचता है, इस वजह से पवनों को नीचे की ओर प्रभावित करता है ये। हाँ, अगला हमारा प्रश्न है, धरातल पर घर्षण होता है सर्वाधिक, जबकि समुद्री सतह के ऊपर घर्षण सबसे कम होता है हवा का। कोरियोलिस बल है, इसका सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ता है? दोनों ध्रुवों के ऊपर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर दोनों ध्रुवों के ऊपर पृथ्वी है बिल्कुल चपटी है, तो वहाँ पर जैसे इसका घूमने का जो असर होता है वो ज़्यादा होता है, और जबकि इसमें विषुवत वृत्त के ऊपर कोरियोलिस बल बिल्कुल अनुपस्थित रहता है। यहाँ पर नॉर्मल बातें चल रही हैं, अपना जो महत्वपूर्ण फैक्ट आगे से स्टार्ट होंगे वो हम आपको समझाएंगे। अगर अधिकतम तापमान और न्यूनतम वायुदाब, दोस्तों वायुदाब और तापमान दोनों के अंदर विपरीत संबंध होता है। उच्च तापमान तो वायुदाब निम्न होगा, तापमान कम है तो वायुदाब उच्च होगा। तो सबसे यानी अधिकतम तापमान 24 घंटे की बात करें तो अधिकतम तापमान और न्यूनतम वायुदाब कब होता है? तो ये होता है दिन में 2 से 4 के बीच में। दोस्तों देखो, सौर विकिरण आती है, वैसे तो सूर्य किरणें 12 बजे सीधी पड़ती है, 12 बजे होना चाहिए अपना अधिकतम तापमान। लेकिन क्या होता है कि सौर विकिरण से हमारा वायुमंडल गर्म नहीं होता है। सौर विकिरण आती है, हमारी पृथ्वी गर्म होती है। पृथ्वी जब बिल्कुल एकदम तप्त हो जाएगी, बिल्कुल गर्म हो गए, तब वो पार्थिव विकिरण छोड़ना स्टार्ट करेंगे, उनसे फिर वायुमंडल गर्म होता है। इस वजह से 12 बजे की बजाय 2 से 4 बजे के बीच में तापमान अधिकतम होता है और न्यूनतम वायुदाब होता है। न्यूनतम तापमान और अधिकतम वायुदाब कब होता है? जब पृथ्वी है वो पूरी तरीके से पार्थिव विकिरण छोड़ के और बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, तब न्यूनतम तापमान अधिकतम वायुदाब रहेगा सुबह 4 से 6 बजे के बीच में। तो 24 घंटे की बात की जाए तो अधिकतम तापमान और न्यूनतम वायुदाब होता है दोपहर में 2 से 4, और न्यूनतम तापमान और अधिकतम वायुदाब रहेगा सुबह 4 से 6 के बीच में। वायुदाब के अंदर अंतर क्यों पाया जाता है भाई? इसका मुख्य कारण ये होता है भूतल का असमान रूप से गर्म होना, यानी कोई भाग जल्दी गर्म हो जाता है, कोई भाग देर से गर्म होता है, इस वजह से वायुदाब में अंतर होता है और इसी वजह से पवनें प्रभावित होती हैं। हम स्थल समीर, जल समीर और साथ में पर्वत घाटी समीर के बारे में का जो टॉपिक आएगा उसके अंदर इसके बारे में अच्छे से हम अध्ययन करेंगे। जहाँ समदाब रेखाएं पास पास हो वहाँ पर दाब है, वो दाब का अंतर है वो ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, पवनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों के अंदर। ये महत्वपूर्ण अपना टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हुआ है, प्रश्न यहाँ से बनेंगे। स्थायी पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवनें। स्थायी पवनें वे पवनें होती हैं जो वर्ष भर एक निश्चित दिशा के अंदर बहती हैं, ठीक है। दूसरी है मौसमी पवनें, वे पवनें जो मौसम के अनुसार अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती हैं। और तीसरी स्थानीय पवनें, जो पवनें स्थायी पवनों के विपरीत चलती हैं, यानी स्थायी पवनों की दिशा के विपरीत चलते हैं, किसी स्थान विशेष पर ही स्थान विशेष की परिस्थिति के कारण वे उत्पन्न होती हैं, उन्हें स्थानीय पवन कहते हैं हम।
अब हम देखते हैं कौन से पवनों में कौन सी पवनें शामिल है। एक प्रश्न यहाँ से बनता है, निम्न में से कौन सी स्थायी पवन नहीं है, कौन सी मौसमी पवन नहीं है, ऐसा प्रश्न बनता है। चलो हम देखते हैं स्थायी पवनों में क्या क्या शामिल है। स्थायी पवन मतलब जो वर्ष भर एक समान दिशा में चले। तो इसके अंदर डोल्ड्रम, व्यापारिक पवने, पशु पवने, पृथ्वी व्यापारिक पवने। यहाँ पर नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। नॉर्मल रूप से हम इन्हें 3 नामों से जानते हैं। एक तो हम जानते हैं व्यापारिक पवने, जो उपोष्ण उच्च कटिबंधीय क्षेत्रों से, उच्च वायुदाब क्षेत्र से और भूमध्यरेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती हैं। हम डायग्राम में अच्छे से आगे समझेंगे। दूसरा हमारे पछुआ पवनें होती हैं, जो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती हैं। और तीसरी है ध्रुवीय पवनें, जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब से और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। जबकि हमने अपनी बुक के अंदर यहाँ पर डाला डोल्ड्रम। डोल्ड्रम पेटी के अंदर, डोल्ड्रम पेटी शांत वायुदाब की पेटी है। यहाँ पर बिल्कुल शांत माहौल होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर हल्की हल्की यहाँ पर वायु चलती है, जिसे डोल्ड्रम वो कह रहे हैं। ठीक है, तो व्यापारिक और पशु पवनें और ये जो प्रति व्यापारिक पवनें, ये इनका ध्रुवीय पवनों का ही दूसरा नाम है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। इस टाइप पवनें 3 ही हैं, व्यापारिक पवनें, पशु पवनें और तीसरी ध्रुवीय पवनें। मौसमी पवनों में शामिल है। मौसमी पवनें की बात की जाए, यानी वे पवनें जो मौसम के अनुसार या समय के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। तो एक तो मानसूनी पवनें आ जाएंगी। जैसे मानसूनी पवनें अपने 6 महीने के अंदर अपनी दिशा बदलती हैं। 6 महीने तक ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं, जो हमारे मानसून का काल माना जाता है। और बाद में 6 महीने ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर विपरीत दिशा में चलती हैं। ऐसे ही जल समीर और स्थल समीर, देखो यहीं पर हम इनको क्लियर कर लेते हैं बिल्कुल। जल समीर, स्थल समीर, यानी जो समुद्र तटीय भाग होते हैं वहाँ पर जल समीर, स्थल समीर चलती हैं। क्या होता है भाई, देखो दिन के समय जब सूर्यताप, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर मैं आपको इसको याद करने का अच्छा तरीका भी बता दूंगा। देखो क्या होता है, दिन के समय जब सूर्यताप पड़ता है तो स्थल भाग है, चूंकि वह उसके अंदर सूर्य किरणें ज़्यादा गहराई तक नहीं जा पाती हैं, तो उसके कम भाग को गर्म करती हैं। तो कम भाग को गर्म करेंगे तो जल्दी गर्म कर लेंगी। जबकि सूर्य की किरणें हैं वो जल के अंदर पड़ती है, समुद्र में पड़ती हैं, तो अंदर तक जाते हैं गहराई तक, यानी लंबे भाग को एक साथ कवर करती है, तो वह देर से गर्म होता है। यानी कि दिन के अंदर स्थल भाग है वह जल्दी गर्म हो जाता है, और जलीय भाग है, समुद्र वाला भाग है, वह देर से गर्म होता है। इसलिए स्थल भाग है वह देर से गर्म होके और जल्दी ही पार्थिव विकिरण है वो उत्सर्जित करना पृथ्वी स्टार्ट कर देगी। पार्थिव विकिरण उत्सर्जित करेगी तो तापमान ज़्यादा हो जाएगा, वायुदाब कम हो जाएगा। और जबकि उसी समय स्थिति यह है कि उसी समय जो अपना महासागर है वह अभी सौर विकिरण को एब्जॉर्व कर रहा है अभी। ठीक है, यानी वो अभी बिल्कुल ठंडा है, वो अभी पूरा गर्म नहीं हुआ है अभी। ठीक है, यानी पार्थिव विकिरण उसकी स्टार्ट नहीं हुई है, इसलिए उस समय सागर के ऊपर उच्च वायुदाब रहेगा और स्थल के ऊपर निम्न वायुदाब, इसलिए हवाएं जल से और स्थल की ओर चलेंगी। यानी दिन के समय हवाएं हैं वो जल से स्थल की ओर चलती हैं, यानी जल समीर चलती हैं। और रात के समय पृथ्वी तो क्या होता है कि पार्थिव विकिरण छोड़कर बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, और उस समय तापमान कम हो जाएगा, वायुदाब उच्च हो जाएगा। जबकि चूंकि समुद्र देर से गर्म हुआ था, तो वो देर तक अपनी पार्थिव विकिरण को छोड़ता रहेगा, इस वजह से वहाँ पर तापमान है वह कम रहेगा। इस वजह से रात के समय चलते हैं स्थल समीर, स्थल भाग से और जल की ओर। ठीक है, तो अपने को 2 चीज़ याद करनी है, जिस साइड से हवाएं चलेंगी वह उसी के नाम पर उस समीर का नाम पड़ेगा। यानी जल से स्थल की ओर चलेंगे तो जल समीर, और स्थल से जल की ओर चलेंगे तो स्थल समीर। तो हमें याद कर रहे हैं, दिन के समय मौसम बहुत सुहावना होता है समुद्र तट के पास, यानी दिन के समय क्या चलती हैं, जल समीर चलती हैं, जल से स्थल की ओर। और रात्रि के समय स्थल से जल की ओर, यानी स्थल समीर चलती हैं रात की ओर। तो ये दोनों हमें याद करनी है। इसी प्रकार से पर्वतीय और घाटी समीर चलती हैं। सेम सिचुएशन यही है कि जो ऊपर का भाग होता है पर्वतों का, वह दिन में जल्दी गर्म होके और जल्दी पार्थिव विकिरण भाई वहाँ पे छोड़ देता है। ठीक है, पार्थिव विकिरण छोड़ने लगता है तो कम तापमान हो जाती है। यानी दिन के समय चलेंगी घाटी समीर, घाटी से और ऊपर ऊपर पर्वत की ओर, इन्हें कहेंगे घाटी समीर। इन्हें आरोही समीर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये नीचे से घाटी से और पर्वतों के ऊपर चढ़ती हैं। जबकि रात्रि के समय चलती हैं पर्वत समीर, पर्वत से और घाटी की ओर। तो ये अपने याद करना, यानी अवरोही समीर। अगला प्रश्न हमारा स्थानीय गर्म पवने। स्थानीय गर्म पवने का मतलब है वे स्थानीय पवन जो जो स्थायी पवने हैं उनकी दिशा के विपरीत चलती है स्थान विशेष के परिस्थिति के आधार पे। तो ये चिनूक, फोन, सिराक, हरमट्टन, आगे हम इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं स्थायी पवन के बारे में। देखो भाई, स्थायी पवनों के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम डायग्राम देख लेते हैं, ताकि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। भाई देखो, ये अपना डायग्राम है, ये अपना पूरा ग्लोब है। ठीक है, इसके अंदर ये मैंने यहाँ पर पेटी डाल दी, ये अपनी भूमध्य रेखा की निम्न वायुदाब पेटी,
ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, ये भी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी दक्षिण गोलार्ध में। ये उत्तरी गोलार्ध में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और ये दक्षिण गोलार्ध में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ये होगी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी और ये भी दक्षिण गोलार्ध में ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो ये अपनी 7 पेटियाँ हैं, ठीक है। अब हवाएं हैं ये एक पेटी से दूसरी पेटी की तरफ चलती हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब पेटी से निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलेंगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पता है हमें कि ये भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटी है बीच के अंदर, ठीक है। यानी इसकी तरफ हवाएं चलेंगी दोनों तरफ से, इसके दोनों तरफ उच्च वायुदाब पेटी है। ऊपर की ओर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है और ये नीचे भी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है। अब देखो हवाओं की दिशाएं कैसे रहेंगी। अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि उस पेटी से उस पेटी की ओर जो हवाएं चलती हैं वो कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर चलती हैं। उससे पहले हम समझते हैं इन हवाओं के नाम। यानी ये जो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब जो पेटी है ये वाली, ठीक है, और ये वाली, इससे भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटी की ओर जो हवाएं चल रही हैं, ठीक है, ये जो हवाएं चल रही हैं इनको हम कहेंगे व्यापारिक पवने। यानी कि उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियों से और भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटियों की ओर चलने वाली हवाओं को व्यापारिक पवने कहते हैं। जबकि उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर जो हवाएं चलती हैं, सॉरी ये वाली, इनको हम कहेंगे पछुआ पवने। यानी पछुआ पवने हैं वो उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, ठीक है। जबकि जो व्यापारिक पवने हैं वो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है। पहले तो इनके नाम ध्यान रखें, व्यापारिक पवने और पछुआ पवने। अब हम बात करते हैं इनके डायरेक्शन की। दोस्तों बहुत अच्छा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी अपने को याद नहीं करना, रटना नहीं है कि कौन सी कहाँ से चलती हैं। बस 2 चीज़ें याद करनी है कि इन हवाओं की दिशा ऐसे रहेगी। मैं आपको बता दूं अभी, उत्तरी गोलार्ध में ऐसे रहेंगी और दक्षिण गोलार्ध में ये ऐसे रहेगी। बस ये डायग्राम अगर आप याद कर लो कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर इस प्रकार से रहेंगी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, पूरी डायरेक्शन ये रहेंगी इनकी, ठीक है। इस हिसाब से इन डायरेक्शन रहेगी। जब दक्षिण गोलार्ध में डायरेक्शन इनकी ये रहेगी। ये डायरेक्शन क्यों बन रही है? ये डायरेक्शन बन रही है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो कोरियोलिस बल उत्पन्न हुआ है उसके कारण। और इसको फेरल के नियम से भी के नाम से भी जानते हैं। और फेरल ने यही नियम दिया है कि उत्तरी गोलार्ध में अगर हम हवाओं की तरफ पीठ करके खड़े होंगे तो वह अपनी दाईं ओर विस्थापित हो जाएगी। यानी अगर नॉर्मल रूप से देखा जाए तो ये रेखाएं बिल्कुल सीधी होनी चाहिए थी, ऐसे बिल्कुल सीधी। लेकिन फेरल के नियम के अनुसार ये हवाएं अपनी दिशा से विस्थापित हो रही, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर। तो अपने को नियम पे नहीं जाना है, अपने को सीधा अपने को ये पर्सन ये फैक्ट याद करना है कौन सी हवा कहाँ से कहाँ चलती है। तो देखो अगर आप इस प्रकार से लाइन बना लेंगे, ठीक है, अगर आप इस प्रकार से ध्यान रखेंगे कि ये डायग्राम अपने को याद रखना है तो अपन केवल हवाओं की डायरेक्शन बदलेंगे। यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटी को हवाएं चलेंगी तो इनके ओर इधर तीर का निशान लगा दो। यानी कि ये हवाएं उत्तर पूर्व से और दक्षिण पश्चिम की ओर चल रही हैं, ठीक है। अगर दक्षिण गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, अगर मान लो दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा पूछे तो ये हो गई दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवने। इनकी दिशा कैसे रहेगी? इनकी दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, ठीक है। तो अपने को ये डायग्राम बना लेना है। डायग्राम बना के जहाँ से जो पूछे वो हवा हमें उसके अंदर शो कर देनी है। तो पहले तो हमें ये पूरी लाइन है ये खींच लेनी है। अब इधर अगर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय वायुदाब पेटी को रहेंगे तो तीर का निशान इस साइड हो जाएगा, तो इसकी दिशा ऑटोमेटिक होगी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। ऊपर की ओर व्यापारिक पवन में जाएंगे तो इनके तीर का निशान ऊपर की ओर हो जाएगा ऐसे, यानी इनके डायरेक्शन हो जाएगा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। तो डायग्राम बना के हमें चीज़ों को समझना है। चलो अब हम थोड़े से प्रश्न देख लेते हैं। स्थायी पवने यानी वर्ष भर जिन पवनों की दिशा समान होती है उन्हें स्थायी पवने कहते हैं। उन्हें सनातनी पवने कहते हैं, यानी जो बिल्कुल सनातन काल से चली आ रही है उन्हें प्रचलित पवने कहेंगे। उन्हें नित्यवाही पवने कहेंगे, पूरे वर्ष भर एक दिशा में बहने वाले। उन्हें ग्रहीय पवने कहेंगे। क्यों इन्हें ग्रहीय पवने इसलिए कहेंगे क्योंकि ये पवने हैं यह ग्रह के ऊपर एक निश्चित बिल्कुल दिशा के अंदर और बिल्कुल परमानेंट चलती है। उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय यानी विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली पवनें व्यापारिक पवनें होगी। मैंने बता दिया। फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो ये सारी दिशाएं याद कराने का आप थोड़ा अभ्यास कर लेना इसको बुक के अंदर। मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको पूरी सारी पवनें हैं ये मैंने आपको बता दी हैं।
अगला प्रश्न है, दोनों गोलार्धों की कौन सी पवनें विषुवत रेखा के समीप टकराकर घनघोर बारिश करते हैं? तो मैंने आपको बताया कि उपोषण उच्च वायु दाब पेटी से और ध्रुवीय नहीं अपने इस भूमध्य की निम्न वायु दाब पेटी की ओर दोनों गोलार्धों के अंदर जो पवनें चलती हैं उनको व्यापारिक पवनें कहते हैं। व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखीय ये जो अपना भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी है यहाँ पर आकर मिलती है, ऊपर उठती है, घनघोर बारिश करती है। उपोषण उच्च वायुदाब कटिबंध से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर कौन सी हवा चलेंगी? पछुआ पवनें चलेंगी। इनकी जो भी दिशा है वो सब बिल्कुल आप आसानी से याद कर सकते हो। अगला प्रश्न है, पछुआ पवनों से अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो महाद्वीपों के पश्चिम भागों में होती है। ये केवल पछुआ पवनों की बात करें तो पछुआ पवनों से केवल महाद्वीपों के पश्चिम भागों में होती है, क्योंकि पश्चिम दिशा दक्षिण पश्चिम से आती हैं ये, ठीक है। तो ये महाद्वीपों के पश्चिम भागों के अंदर बारिश करती है। अपनी तूफानी गति के कारण पछुआ पवनें दक्षिण गोलार्ध में क्या कहलाती है? दोस्तों देखो, उत्तरी गोलार्ध के अंदर तो स्थल भाग अधिक होने के कारण ये जो स्थायी पवनें हैं इनकी दिशा है वो उसके अंदर परिवर्तन हो जाता है। जबकि दक्षिण गोलार्ध के अंदर चूंकि महासागर ज़्यादा है तो ये अपने एक अच्छी तेज गति से बहती हैं। इस वजह से पछुआ पवनों को दक्षिण गोलार्ध के अंदर 40 डिग्री अक्षांश के ऊपर कहते हैं गरजता 40, प्रचंड 50 और 60 डिग्री अक्षांश पे चीखता 60 के नाम से जानी जाती है। तो ये दक्षिण गोलार्ध की बात कर रहा है, ये याद रखना। अगला प्रश्न हमारा, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलने वाली हवाएं कहलाएंगी ध्रुवीय पवनें। अब इनकी भी पूरी इनका डायरेक्शन उसके माध्यम से आप देख सकते हो। अब देखो अगला प्रश्न है अपना, किस पेटी में प्रति चक्रवातीय दशाएं पाई जाती है? मैं डायरेक्शन आपको इसलिए सोल्व नहीं करवा रहा, मैंने मानचित्र माध्यम से बता दिया। अब मानचित्र बना के खुद एक एक जो ये अपने पवने हैं इनका अभ्यास करना। किस पेटी में प्रति चक्रवातीय दशाएं पाई जाएंगी? तो दोस्त हमने पढ़ा था अश्व अक्षांश की पेटी में। अश्व अक्षांश की पेटी किसे कहते हैं? याद रखना, उपोषण उच्च वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश की पेटी के नाम से जाना जाता है और यहीं पर प्रति चक्रवातीय दशाएं पाई जाती हैं। क्योंकि उच्च वायुदाब पेटी प्रति चक्रवात में क्या होता है, बीच में उच्च वायुदाब होता है और हवाएं चारों साइड हैं वो वहाँ से जाती गमन करती हैं। तो अश्व अक्षांश उच्च वायुदाब की पेटी है, इसलिए यहाँ पर प्रति चक्रवातीय दशाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर बारिश नहीं होती है और इसी पेटी के अंदर महाद्वीपों के पश्चिम भागों के अंदर अक्सर मरुस्थल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में तीव्र गति से चलने वाली जो पोलर पवनें होती है, ध्रुवीय पवनें होती हैं, उनको क्या कहते हैं? नारिस्टर कहते हैं। जबकि उत्तरी न्यूजीलैंड के अंदर जो स्थानीय पवन चलती है उनको नार्वेस्टर कहते हैं। तो दोनों के नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तरी ध्रुव पर जो उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो तीव्र गति से ध्रुवीय पवन चलती हैं, यानी कि दोनों ध्रुवों से और उपोषण यानी उत्तरी गोलार्ध की बात की जाए तो उत्तरी गोलार्ध से यानी उत्तरी ध्रुव से और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर जो हवाएं चलेंगी उन्हें नारिस्टर कहेंगे, जबकि न्यूजीलैंड में चलने वाली स्थानीय पवन को नार्वेस्टर कहते हैं। किस पेटी में संवहन धाराओं का मतलब है ऊर्ध्वाधर पवनें ऊपर से नीचे की ओर, इनकी प्रचंडता के कारण तड़ी झंझा आती है, यानी कि रोजाना बारिश होती है, आंधी तूफान आते हैं। तो ये डोल्टन पेटी की बात कर रहे हैं। डोल्टन पेटी के अंदर क्षैतिज पवनें नहीं चलती हैं, यहाँ पर ऊर्ध्वाधर पवनें चलती हैं। क्षैतिज पवनें नाम मात्र की हल्की फुल्की चलती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। डोल्टर पेटी में सामान्य रूप से पवनों की दिशा क्या होती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाएगी। अगला प्रश्न है, कौन सी पेटी व्यापारिक पवना और पछुआ पवनों के बीच विभाजन करती है? तो देखो, व्यापारिक पवने और पछुआ पवने दोनों पवने कहाँ से निकली? दोनों पवने उपोषण उच्च वायुदाब पेटी से निकली, जिसे अश्व अक्षांश की पेटी कहते हैं। यानी उत्तर दिशा की ओर उत्तरी गोलार्ध में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर चली जाएंगी कौन सी पवने? पछुआ पवने, और भूमध्य रेखा की ओर आ जाएंगी व्यापारिक पवने। तो हम कह सकते हैं कि व्यापारिक पवनों और पछुआ पवनों के बीच में उच्च उपोषण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी है, जिसे हम अक्ष अक्षांश पेटी कहते हैं, वो विभाजन करती है। तो ये होगी स्थायी पवने। यानी स्थायी पवने के अंदर 3 प्रकार पवने थी। कौन कौन सी पवने? व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने। इनकी जो भी डायरेक्शन है वो मैप के माध्यम से अच्छे से मैप बना के इनको हम समझ सकते हैं। अब हम बात करें मौसमी पवने, सामयिक पवने। जिन पवनों की दिशा मौसम अथवा समय के अनुसार परिवर्तित होती है उन्हें हम मौसमी पवने कहते हैं। मौसमी पवनों के अंदर मानसून पवने आ जाएंगी, ठीक है, और इसके अंदर जल समीर, थल समीर आ जाएगा और पर्वत और घाटी समीर आ जाएगा। 6 माह उत्तर पूर्व से और 6 माह दक्षिण पश्चिम से बहने वाली प्रभावित होने वाली पवनें मानसूनी पवनें हैं। मानसूनी पवनें 2 प्रकार की होती हैं। एक तो दक्षिण में पश्चिमी मानसूनी पवनें जो अपने ग्रीष्म काल में चलती हैं, और दूसरी उत्तरी पूर्वी पवनें जो अपने शीतकाल में चलती हैं। अपने देश में 90% बारिश है वह दक्षिण पश्चिमी मानसून यानी ग्रीष्मकालीन मानसून से होते हैं, जबकि उत्तरी पूर्वी जो शीतकालीन मानसून है उसे केवल तमिलनाडु के तट पर बारिश होती है।
समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली जो पवनें होती हैं उन्हें जल समीर कहते हैं। हमने बात कर ली इसके बारे में अच्छे से, और ये दिन के समय चलती हैं। यानी कि जल समीर किसे कहेंगे? जल से स्थल की ओर चलने वाली। थल समीर स्थल से जल की ओर चलने वाली, यानी जहाँ से चलती है उसी आधार पर उसका नाम दिया। जल से चल के आ रही है तो जल समीर, स्थल से चल रही है जल की ओर तो स्थल समीर। कब चलती हैं? जल समीर चलती है दिन के समय, मौसम सुहावना होता है, रात के समय उमस होती है। क्यों? क्योंकि स्थल समीर चलती हैं स्थल से जल की ओर। क्यों चलती है? मैंने पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। स्थल से और समुद्र की ओर चलने वाली हवाएं स्थल समीर रात के समय चलती हैं। पर्वत और घाटी समीर के बारे में भी हमने बात कर ली। पर्वतीय ढाल से और घाटी तल की ओर, जो कि पर्वतीय ढाल जो पर्वतों के ऊपर वाले हिस्से हैं वो जल्दी पार्थिव विकिरण उत्सर्जित करने स्टार्ट कर देते हैं और जल्दी तापमान कम हो जाता है। तो इस वजह से पर्वतीय इस वजह से घाटी से और पर्वत की ओर दिन के अंदर समीर चलती हैं। ठीक है, यहाँ पर बात कर रहे हैं पर्वतीय ढाल से घाटी की ओर, यानी ऊपर से नीचे की ओर समीर कब चलेंगी? ये चलेंगी रात्रि के समय, और इन्हें पर्वतीय समीर कहेंगे क्योंकि पर्वत से और घाटी की ओर चल रही है। जबकि घाटी तल से और पर्वतीय ढाल की ओर यानी ऊपर की ओर हवाएं चलेंगी, जिन्हें हम आरोही पवने कहेंगे, ये इन्हें घाटी समीर भी कहते हैं, और ये दिन के समय चलती है। पर्वतीय समीर जो ऊपर से नीचे की ओर हवाएं जाएंगे तो अवरोही समीर, और आरोही समीर यानी घाटी समीर जो घाटी से और ऊपर की ओर आएंगे। अब हम बात करते हैं स्थानीय पवनों की। किसी स्थान विशेष के तापमान और वायुदाब के अंतर के कारण उत्पन्न होने वाली पवनें स्थानीय पवनें कहलाती हैं। और ये पवनें जो वहाँ पर स्थायी पवनें होती हैं, प्रचलित पवनें होती हैं, उनकी विपरीत दिशा में चलती हैं। अब देखो हम बात करते हैं रॉकीज पर्वत की पूर्वी ढालों के ऊपर। दोस्तों रॉकीज पर्वत कहाँ है? ये अपने माध्यम वाले टॉपिक के अंदर मैं आपको ये पूरा मैटर उपलब्ध करवाने वाला हूँ कल तक। तो ये देखो रॉकीज पर्वत है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और जबकि एंडीज पर्वत है यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है कौन सी? एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका वाली। तो यहाँ पर बात करें रॉकीज पर्वत की, इसके पूर्वी ढलानों के ऊपर जो गर्म हवा चलती है उसे कहते हैं चिनूक, और चिनूक को हिम भक्षणी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इससे वहाँ के जो वहाँ पर जो भाई घास के मैदान होते हैं, चरागाह होते हैं, वो बर्फ से मुक्त हो जाते हैं, हिम का भक्षण कर लेती है तो ये कैसी हवा हुई? ये गर्म हवा है। गर्म और ठंडी के बारे में भी मैंने ऊपर टेबल में आपको दे दिया था, वो भी अच्छे से याद करना कि कौन सी पवन गर्म है कौन सी ठंडी है। ज़्यादातर गर्म है, ठंडी कम है। तो रॉकी पर्वत के पूरी ढाल के ऊपर जो हवाएं चलती हैं उनको चिनूक कहते हैं। इनको हिम भक्षणी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आल्पस पर्वत की उत्तरी ढाल के अंदर बहने वाली गर्म हवा फोन कहलाती है, यानी फोन है वो आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल में बहती है, और ये स्विट्जरलैंड के अंदर है। कौन सी हवाएं इटली में रक्त वर्षा करती है? राइट आंसर आ जाएगा सिराको। ये जो सिराको पवन है ये सहारा रेगिस्तान से चलती हैं उत्तर की ओर, और भूमध्य सागर को ये जब ये पार करती हैं तो भूमध्य सागर से ये नमी धारण कर लेती हैं और ऊपर चल के इटली के अंदर बारिश करती हैं। चूँकि रेत के कण साथ होते हैं तो वहाँ पर लाल पानी हो जाता है, इसलिए इसे रक्त वर्षा के नाम से जानते हैं। हाँ, तो रक्त वर्षा कौन सी हवाएं हैं? सिराको, इटली। ये 3-4 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी रक्त वर्षा करने वाली कौन करती है? उसे कहते हैं सिराको पवन। ठीक है, और हिमभक्षणी कहते हैं चिनूक को। इसी प्रकार से आगे हरमट्टन का नाम भी आएगा, जिसे डॉक्टर वायु कहते हैं। इन हवाओं का अलग अलग नाम है। अरब सहारा से अरब की ओर चलने वाली हवाओं को कहते हैं सिमूम, और गिबली कहते हैं जो लीबिया में चलती है। चिली चलती है ट्यूनीशिया में, लेवेस स्पेन के अंदर, ये अपने को नाम याद करने। खमसेन मिस्र में, लेस्ट चलती है, ये चलती है मदिरा और साथ में कनारी द्वीप के बीच में। किस पवन को अफ्रीका के गिनी तट के ऊपर डॉक्टर वायु कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरमट्टन को डॉक्टर वायु के इसको थर्मट्टन को डॉक्टर वायु के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये वहाँ पर पहुँचकर वहाँ की जो आर्द्र जो वहाँ का मौसम होता है उसको ये अच्छा बना देती है, मौसम को सुहावना बना देती है। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य भाई ये ऊपर मेन आ गई गर्म, कौन कौन सी? हरमट्टन, और एक अपनी चिनूक हो गई, एक फोन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ अन्य हैं उनके बारे में बात करते हैं। ब्लैक रोलर, काला रोलर उत्तरी अमेरिका, ब्रिक फिल्टर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सांताना दक्षिण कैलिफोर्निया में, बर्ग दक्षिण अफ्रीका में, यामो जापान के अंदर, जोंडा अर्जेंटीना में, सिस्टन ईरान, हबूब खार्तूम नॉर्वेस्टर्न न्यूजीलैंड। लू चलती है उत्तर भारत के अंदर। काल वैसाखी असम और पश्चिम बंगाल के अंदर। मानसून पूर्व काल के अंदर चलते हैं, अप्रैल माह के अंदर। बहुत भयंकर विनाश लाते हैं, इनको काल वैसाखी कहते हैं, वैसाख महीने में चलती है। समाल दजलफरात में। ये कुछ प्रमुख गर्म पवने थी, स्थानीय पवने। एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे पर चलने वाली पनव ये होगी बोरा बोरा, इटली में चलती है, नाम याद करना है बस। और मिस्ट्रल फ्रांस में स्पेन के अंदर चलती है।
ब्लिजार्ड हिम झंझावत, ब्लिजार्ड मतलब याद रखो, ब्लेजर मतलब हम सर्दी में पहनते हैं, यानी ये हिम झंझावत भी कहते हैं इसको, यानी ये ठंडी पवन है। साइबेरिया कनाडा और अमेरिका के अंदर चलती है ये, यानी ध्रुवीय पवनें बर्फ के कणों से युक्त। पेम्पेरो अर्जेंटीना के अंदर चलती है, पंपास घास के मैदानों के अंदर, ठीक है। पंपास घास के मैदान है ये अर्जेंटीना के अंदर है, जबकि कंपोज घास के मैदान है वह ब्राज़ील में पाए जाते हैं। नाटे पापागो ये मैक्सिको के अंदर। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक पवनों वाला, इसको अच्छे से डायग्राम के माध्यम से इसको करने की कोशिश करना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बाकी की वीडियो भी जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।